नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश प्रधानमंत्री में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजनीति की दुनिया में एक ऐसा पद जिसे पाने की इच्छा देश का हर एक नेता रखता है, लेकिन 125 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में कुछ चुनिंदा शख्सियत ही ऐसी होती है जिन्हें इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। और एक बार फिर से देश की जनता प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, जिसका सियासी मंच पूरी तरह से सज चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की। आजादी मिलने के बाद से अब तक देश को 14 प्रधानमंत्री मिले। कौन, कब, कैसे देश के प्रधानमंत्री बने, क्या क्या सियासी अड़चनें आईं, प्रधानमंत्री बनने के बाद इन नेताओं ने क्या बड़े फैसले लिए, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में किसका क्या योगदान रहा। इन सब के अलावा इस सीरीज में इनके जीवन से जुड़े उन रोचक किस्सों की बात भी होगी जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आगे की रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री। देश में कौन, कब, किस परिस्थिति में पीएम की कुर्सी पर बैठा, किसने कितने दिनों तक किन दुश्वारियों, चुनौतियों का सामना करते हुए शासन चलाया। पद से हटने के बाद देश दुनिया ने उनके कामकाज को कैसे जाना और कैसे समझा। उनके कार्यकाल ने इतिहास के पन्नों पर उपलब्धियों और विफलताओं के रूप में खाते में क्या क्या दर्ज कराया है, और यह भी कि सियासी क्षितिज पर उनके अवसान के बाद सामान्य भारतवंशियों के मानस पटल पर उनकी छवि कैसी अंकित हुई। ये सब और इसके इतर भी बहुत कुछ आप देखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में एक विहंगम दृष्टि अब तक के प्रधानमंत्रियों पर डालते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह पहले ही तय हो चुका था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में उस समय से सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर के पुत्र, जिनकी शिक्षा इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के इनर टेम्पल जैसे संस्थानों में हुई। फिर भी परिपक्व आयु होने पर खादी के कपड़े, टोपी और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा इनकी पहचान बनी। बैरिस्टर, लेखक, कवि, विचारक और सबसे ऊपर स्वतंत्र चेतना और स्वतंत्र देश के प्रबल हिमायती पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। नेहरू कांग्रेस पार्टी से आते थे। 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेहरू के निधन के बाद देश को दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में मिला। दहेज के नाम पर एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री के पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। जब वो 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। शास्त्री का कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री का जन्म
2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। हालांकि शास्त्री का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। ताशगंज में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा ने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद देश की कमान मिली पहली महिला प्रधानमंत्री को। ये थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जो 2 बार प्रधानमंत्री बनी। विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 और दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा देश में इमरजेंसी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहीं। जीवन पर्यंत अपने सिद्धांतों का पालन करने वाले मोरारजी देसाई, जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, डिप्टी कलेक्टर रहे मोरारजी 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, यानी 2 साल 126 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। खास बात यह है कि वो देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अपनी जीवनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी कुछ अनोखे नुस्खों को लेकर वो चर्चाओं में रहे। मोरारजी देसाई की सरकार जाने के बाद जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। 5वें प्रधानमंत्री बने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। अपनी वाक्पटुता और दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाने वाले चौधरी मेरठ के नूरपुर में जन्मे। चौधरी महज 23 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 को प्रधानमंत्री बने। 20 अगस्त 1989 को इस्तीफा दिया। 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। चौधरी चरण सिंह के सिर पर प्रधानमंत्री का ताज कांटों से भरा था। चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। वो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। निडर और मेहनती राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है के नारे के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। वो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। सिंह जनता पार्टी से थे। उनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। विश्वनाथ प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। वीपी सिंह सरकार गिरने के बाद अपनी ही पार्टी के 64 सांसदों के साथ अलग होकर क्रांतिकारी जोश और गर्म स्वभाव वाले आदर्शवादी चंद्रशेखर ने सरकार बनाई।
चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने। 6 मार्च 1991 को इस्तीफा दिया। 21 जून 1991 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई थी। उनका जन्म 17 अप्रैल 1927 में यूपी के बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। वो एक ऐसे युवा तुर्क नेता के रूप में सामने आए जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर के इस्तीफे के बाद नए सिरे से चुनाव हुए। जून 1991 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बने देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित नरसिम्हा राव राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी समझ रखते थे। नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी से आने वाले अटल बिहारी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। जब मैं पहली बार लोकसभा में चुनकर आया तब से अडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मुझे सहयोग दे रहे हैं। जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के निचले तबके से संबंध रखने वाले देवेगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के हरदनहल्ली गांव में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय कृषि परिवार के गौड़ा ने किसान के जीवन की कठिनाइयां देखी थी, इसीलिए उन्होंने किसानों, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गिरी देवेगौड़ा सरकार के बाद प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, जो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के झेलम में हुआ था। गुजराल के माता पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गुजराल अपनी डॉक्ट्रिन थ्योरी के लिए भी जाने जाते हैं। इंद्र कुमार गुजराल के बाद 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। वो अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता वाले मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। मनमोहन सिंह ने देश में हुए आर्थिक सुधारों में अहम रोल निभाया था।
...2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया और अब प्रधानमंत्री बने साहस, संवेदनशीलता और दृढ़ निश्चय से पहचाने जाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। इससे पहले वो 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये थी वो शख्सियतें जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। अब आगे विस्तार से देखिए इन प्रधानमंत्रियों के बड़े काम, बड़े फैसले और इनके जीवन से जुड़े अनसुने किस्से। आइए अब विस्तार से बात देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं। देश को पहला प्रधानमंत्री कैसे मिला? जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाने पर बापू आखिर क्यों अड़ गए थे? यह जानना बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं आखिर उस दौर में हुआ क्या था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन उसके पहले देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हो चुका था। आजादी से पहले यह भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वो एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थीं। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। यह चुनाव शायद अब तक का सबसे रोचक चुनाव रहा होगा, जब एक पूर्ण समर्थन प्राप्त इंसान को पछाड़कर एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसे किसी का समर्थन नहीं मिला था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए।
नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आजाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिला। नेहरू ने जब अपने पहले मंत्रिमंडल का गठन किया तो उन्होंने उसमें ऐसे लोगों को जगह दी जो आजादी के आंदोलन में साथ नहीं थे। तो उस सारी स्थिति में जब सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो जब अपना मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पहले मंत्रिमंडल का गठन, तो उस मंत्रिमंडल में उनने उन लोगों को भी रखा जो आज़ादी के आंदोलन में साथ नहीं थे, बल्कि उनके विचार जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, सन्मुखम चिट्टी, ये सब वो लोग थे जो कांग्रेस के लोग नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के विचारधारा के विरोध के लोग थे। लेकिन देश में सब विचारों की संयुक्त विचार की सरकार बनाने का हिसाब से उनका सबसे बड़ा प्रयोग ये था कि जो भीषण विरोधी थे उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। पंद्रह साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए। और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्नीस 1912 में भारत लौटने के बाद वो सीधे राजनीति से जुड़ गए। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। राजनीति में रुचि और तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा। 1916 में वो महात्मा गांधी से पहली बार मिले और उनसे वो काफी प्रेरित हुए। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। सितंबर 1923 में पंडित नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का फैसला किया और इसकी वजह से 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ में उन्हें जेल से मुक्त किया गया। वहीं 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले ले जाया गया। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा और इसी बार उन्हें जेल में सबसे लंबा वक्त बिताना पड़ा। अपने पूरे जीवन काल में वे 9 बार जेल गए। 6 जुलाई 1946 को वो चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फिर 1951 से 1954 तक 3 और बार वो इस पद के लिए चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मूल्यों और विचारों की बात की। उन्होंने सेक्युलर और लिबरल अप्रोच पर जोर दिया, भारत की बुनियादी एकता पर फोकस किया, लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करके भारत के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया। नेहरू ने उच्च शिक्षा पर काफी जोर दिया और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की भी शुरुआत की, जैसे मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा, भारतीय बच्चों को मुफ्त खाना, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, जाति के आधार पर
भेदभाव को रोकने के लिए कानून वगैरह। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने जब अपने भाषण में कहा कि जब सारा संसार सो रहा है आधी रात को तो एक देश जाग रहा है, इस उक्ति के साथ उन्होंने अपनी बात शुरू की और उनका कार्यकाल इतिहास में निर्माण के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को खड़ा किया, उन्होंने पक्ष विपक्ष के बीच में सौहार्द के रिश्तों को रेखांकित किया और साथ साथ आह्वान किया जब हमारे सामने अकाल, भूखमरी, खाद्यान्न की कमी, सिंचाई सुविधाओं का न होना, रेल मार्ग, कोई आधारभूत ढांचा हमारे पास नहीं था। इस रूप में उनको याद करते हैं। उनके उस जमाने में जिस तरह से उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, वो एक मिसाल और एक नजीर के रूप में दुनिया देख। अब आपको नेहरू से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। नेहरू ने जेल में अपनी आत्मकथा स्वतंत्रता की ओर लिखी। पश्चिम के विरोध में नेहरू ने सदरी पहननी शुरू की, जो बाद में नेहरू जैकेट के नाम से फेमस हुई। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 1950 से 1955 तक 11 बार नॉमिनेट किए गए। 4 बार नेहरू की हत्या की कोशिश की गई। विश्व पटल पर भी नेहरू जी को प्रखर नेता कहा जाता था। 27 मई 1964 को नेहरू पंचतत्व में विलीन हो गए। बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे। उनके जन्मदिन पर हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू का मानना था कि उनके देश में ठहराव और प्रगति की कमी की जड़ धर्म है। उनका मानना था कि धार्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक वर्जनाएं भारत को आगे बढ़ने और आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल होने से रोक रही हैं। नेहरू के कई फैसले देश के विकास में मील के पत्थर साबित हुए, लेकिन उस दौर के कुछ फैसले ऐसे रहे जिनमें भले ही उनकी प्रत्यक्ष भूमिका के स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन उन फैसलों को लेकर के वे सदैव आलोचकों के निशाने पर रहे। तो प्रधानमंत्री के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं प्रधानमंत्री की अगली सीरीज में। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।